नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब्बाजान और तालिबान पर संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए, प्रहार करते हुए कहा है कि 2017 से पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, लेकिन अब इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता। इस बयान के जरिए योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण करने वाली राजनीति पर अब तक का सबसे जोरदार प्रहार किया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ अब्बाजान का नहीं है। तालिबान के बहाने सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर भी कटाक्ष किया है कि कहा है कि तालिबान का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो 3 तलाक के खात्मे के खिलाफ थे। और इसके साथ ही जय श्री राम की हुंकार के साथ सीएम योगी ने कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना तो मंदिर बना पाते हैं और ना ही कश्मीर से धारा 370 हटा पाते हैं। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव की लाइन और लेंथ जिसे कहते हैं उसे तय कर दिया है। लेकिन सवाल है कि 2017 में शमशान और कब्रिस्तान के बाद 2022 में अब्बाजान का मुद्दा बीजेपी के लिए सुपरहिट साबित होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, अब्बाजान, तालिबान और जय श्री राम। आज का आर पार इसी पर। जय श्री राम। आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ये महज एक शब्द नहीं था, बल्कि इस एक शब्द में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। तुष्टीकरण की सियासत पर प्रहार किया है। यूपी की हालत इतनी खराब है, कुछ काम नहीं किया, और आप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम से, ये मुस्लिम हिंदू राजनीति बंद कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा छुपाने के लिए आपने आज तक 5 साल में कुछ नहीं किया यूपी में। कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। फिर आप चालू हो गए अब्बाजान, भाईजान। आपके कौन भाईजान है, कौन अब्बाजान है, देश को पता है। आप तो ये बताइए कि नौकरियां कैसे लगेगी। जो अब्बा का डब्बा वाली पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो तो खत्म हुई है। अब अब्बा के डब्बे की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि समावेशी विकास की है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की है। लेकिन मामला सिर्फ अब्बाजान पर नहीं रुका। सीएम योगी की सभा में जय श्री राम भी गूंजा और तालिबान का मुद्दा भी उठा। प्रभु राम की जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश हैं ना सभी लोग? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी अपने एजेंडे के साथ यूपी में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड होगा इसलिए मैं हार गया? इनकी क्या मजाल में मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? उधर यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का मंदिर दर्शन जारी है। पहले राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हुए जम्मू में वैष्णो माता के मंदिर पहुंचे, तो प्रियंका वाड्रा भी रायबरेली में चुरवा हनुमान मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करने पहुंची। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या यूपी का चुनाव पूरी तरह धर्म की धुरी पर घूम रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और जो ये अब्बाजान वाली पॉलिटिक्स है, इसमें
बहुत कुछ है, लेकिन विश्लेषण क्या है योगी के चुनावी चक्रव्यूह का विश्लेषण, क्योंकि एक एक करके आज पॉइंट घूमेंगे हम, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि अब्बाजान का मतलब क्या है, तालिबान से तात्पर्य क्या है और प्रभु जय श्री राम के उद्घोष से योगी के मायने क्या है। तो एक एक करके हर विषय पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब्बाजान की बात करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण को आड़े हाथों लिया है और उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं, वो है तालिबान। आपको याद होगा शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद भी हैं, उन्होंने बयान दिया था 3 तलाक और तालिबान समर्थकों को एक जैसा बताया है। 3 तलाक के समर्थन में भी चाहे एसटी हसन हो समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे अबू आजमी हो, ये तमाम लोग लगातार बोलते रहे हैं। अब जय श्री राम का मतलब क्या था? राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की यह प्रयास है। कहीं ना कहीं बार बार कहा जाता है हर चुनाव से पहले कि ब्राह्मण अलग हो जाएगा, क्षत्रिय अलग होगा, दलित वोट अलग होगा, ओबीसी फैक्टर अलग होगा। तो प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदू वोट एक करने की कोशिश है, क्योंकि देखा है हिंदू वोट जो है वो डिवाइड होता है हर प्रदेश के अंदर। हमने बंगाल में यही यथास्थिति को देखा था कि हिंदी वोट डिवाइड हुआ और जिसका बीजेपी को खामियाजा हुआ, और मुसलमान वोट जो था वो लगभग एक मुश्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पड़ा, जिसका बीजेपी को खामियाजा बढ़ता। तो उसके मद्देनजर ये प्रोएक्टिवनेस है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको वो दिखा रही है। क्योंकि अगर हिंदू वोट डिवाइड हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं अगर हिंदू वोट डिवाइड हो गया तो। ऐसा बीजेपी का भी एनालिसिस है लगातार। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल को मैंने अच्छे से स्टडी करा तो पश्चिम बंगाल में भी यही निकल के आया है, क्योंकि वहां पे वोट डिवाइड हुआ और मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ गया तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ, बीजेपी की पहले 3 सीटें थी 77 आई, बीजेपी का वोट शेयर बहुत बढ़ गया, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई। मैं बढ़ता हूं आगे। विकास की बात करी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो 5 साल के कामकाज को बुलाने की तैयारी है। उन्होंने बोला मैं राशन हर घर तक पहुंचा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ अपने काम पे भी बात करेंगे और बाकी सब विषयों को भी इर्द गिर्द घुमाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ एमएच खान है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ असीम वकार साहब हैं, प्रवक्ता है AIMIM के, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता सपा की यानी समाजवादी पार्टी की, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सुमैया जी आप ही से करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। अब अब्बाजान के नाम पर आपको कॉम्युनल एजेंडा क्यों दिखता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या आपको लगता है कि अब्बाजान खराब शब्द है? नहीं अमित जी, अब्बाजान बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत इज्जत माब लफ्ज है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये कहा गया कि राशन जो अब्बाजान खा जाते थे, वो सेंटेंस अपने में बहुत खराब है। अब्बाजान अच्छा है बट द सेंटेंस इज मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब्बा जान आप कहें या अम्मा जान कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पर खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? अब्बा जान अम्मा जान ही तो बोलेंगे। पर तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उन्होंने बोला अब्बा जान बोलने वाले खा जाते थे राशन। उन्होंने करप्शन की बात करी है, भ्रष्टाचार की बात। एग्जैक्टली वही बात तो वही हुई, वो जिधर इशारा कर रहे थे बात तो वही हुई ना। उन्होंने तो तालिबान की भी बात करी है, बोलने वाले खा लें। उन्होंने तो तालिबान की भी बात करी है। तालिबान, देखिए इधर बात समझिए कि मुख्यमंत्री जी तालिबान तालिबान चिल्ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मुंह से तालिबान के लिए एक लफ्ज नहीं निकल रहा है, ये क्या बात है? ठीक है, जबकि ये देश का मुद्दा है, ये एक नेशनल लेवल का इशू है, इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं और मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे हैं क्योंकि चुनाव है अभी। तो कभी पाकिस्तान की बैसाखी, कभी तालिबान की बैसाखी। वो तो इसलिए बोले ना कि आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे थे, इसलिए उनको बोलना पड़ा। उन्होंने बोला तालिबान के समर्थन वाले जो लोग हैं, अमित जी, जो पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे शफीकुर रहमान बर्क। मैं बता रही हूँ कि
जो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो भी बयान दिया उस पर यहाँ पर सपा की सरकार तो है नहीं, प्रेजेंट में तो बीजेपी है और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरी जांच हो रही है, तो उस जांच को सामने आ जाने दीजिए अभी, अन्यथा बैठ के हम इस पर क्यों डिबेट करें कि क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा और किस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो वो तो सामने आ जाएगा क्योंकि उन पे ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन जो कुछ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मन से खड़े होके, वो बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। गौरव भाटिया, अब्बा जान को लाने की आवश्यकता क्या थी, तालिबान को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो जैसा कहा प्रवक्ता महोदय ने कि अब्बा जान बड़ा अच्छा शब्द है, मीठा मीठा अब्बा जान, लेकिन अगर अब्बा जान कहने लगे भारत को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे अब्बा जान कैसे होंगे आप बताइए। जो कहने लगे अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो भारत में है, ऐसे अब्बा जान कैसे होंगे? ये अब्बू तो कुछ गड़बड़ लग रहे हैं अमीर जी। और मैं आपको बताऊं, शफीकुर रहमान बर्क पे मुकदमा जो करा है वो सरकार ने किया है, समाजवादी पार्टी ने तो उनको आज भी अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। हमारे शफीकुर रहमान स्वतंत्रता सेनानी हैं, तालिबानी, ये तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये वो पार्टी है जो मौलाना मुलायम बुलाती थी तो बड़ा गर्व महसूस करती थी। आज अब्बा जान कहलाने पे इनको दर्द हो रहा है, और वजह क्या है मैं बताऊं। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, समाजवादी पार्टी में ऐसे भी राजा देखे हैं जो राजा सिविल फूड सप्लाई के मंत्री थे और बीपीएल कार्ड होल्डर, मतलब गरीब जो जनता थी उत्तर प्रदेश, उसका अनाज खा जाते थे। इसीलिए उन्होंने कहा ये जो अब्बा जान वाली सरकार है ना, ये गरीबों का राशन खा जाती थी। और मैं आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है कैसे विकास होता है। डंके की चोट पे कहता हूं, रोक सको तो रोक लेना, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पिछले से ज्यादा सीटों से बनेगी। और आपको लात मारी जनता ने, क्यों मारी बताऊं? जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो एक बिच्छू था, बिच्छू का नाम था समाजवादी पार्टी, उसने मुआवजा बांटते वक्त अमीर जी ये देखा कि परिवार मुसलमान हैं या हिंदू हैं, और 5 लाख रुपए मुसलमान परिवारों को तो दिया, लेकिन हिंदू परिवारों को देने में उनका कष्ट हो रहा था। सुमैया राणा, पिछले 2017 के चुनाव के अंदर शमशान और कब्रिस्तान में जो फर्क था, जो खर्चे में फर्क था, उसको बीजेपी ने एक्सपोज करा, जिसका फायदा बीजेपी को पॉलिटिकली हुआ। अब अब्बा जान की बात कर रहे हैं, इस पे आप लोग चिढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए ये कम्युनल करने की कोशिश है, लेकिन आप भी अपने तरीके से बोलते हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो मुसलमानों के वोट बांटने के लिए आएंगे, वो बीजेपी की बी टीम है, तो आप भी तो एक दूसरा एजेंडा चलाना चाहते हैं, आरोप तो आप पे भी है। सुमैया जी। अमीश जी बिल्कुल अमीश जी, बीजेपी पूरी तरीके से हर मुद्दे को ला सकती है, लेकिन हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करना क्या जरूरी होता है? क्या उन्होंने इतना काम किया है कि उसके बेस पे ये हमारे बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, चुनाव के बीच में आएंगे? और जो विकास बता रहे हैं गौरव भाटिया जी, वो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में खूब दिख रहा है विकास, सारा विकास देख देख करके तो आंखें बिल्कुल जगमगा उठी है। इतना विकास कर दिया है योगी जी ने, कहाँ ले जाएंगे हम लोग इतना विकास? बात असल ये है कि यहाँ पर अब्बा जान और अम्मा जान बोलना जरूरी था, लेकिन 2022 में जब नानी जान याद आएंगी, अभी तो अब्बा जान याद आए हैं योगी जी को, लेकिन 2022 में नानी जान याद आएंगी। ओके, जवाब गौरव भाटिया। जनता जवाब देने जी गौरव भाटिया, 30 सेकंड में जवाब, फिर असीम वकार। देखिए नानी तो गांधी परिवार के जो वारिस हैं उनको याद आती है इटली में। हम लोग तो भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और आपकी याददाश्त थोड़ी तरोताजा कर दूं, ये आपका मैनिफेस्टो है, इसमें आपने मालूम है क्या लिखा है? अगर मुस्लिम युवक आतंकवाद के मुकदमे में भी होगा तो छोड़ दिया जाएगा, अगर मुस्लिम बच्ची कक्षा 10 और 12 से निकलेगी तो उसको 30,000 रुपए देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे, ऐसा आपका मैनिफेस्टो कहता है, ये जानिए। दूसरी बात, कब्रिस्तान का बजट 2012-13 का अमीर जी 200 करोड़, और शमशान का शून्य। 2013-14 में बजट बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया गया कब्रिस्तान का, शमशान का शून्य। तो ऐसा क्यों है? सारा का सारा अब्बा जान को मिलेगा और बाकी जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात अंत कर दूं, आज इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे
आप अब्बा जान बुलाइए, आप डैड बुलाइए, आप पॉप बुलाइए, सब एक है। तो मैं इतना कहूंगा, बुलाइए कुछ भी, लेकिन जनता को जब आपने पॉप बुला के लॉलीपॉप दिया, तभी जनता ने आपको लात मार के भगाया सत्ता से। इसलिए थोड़ा सा ये सांप्रदायिक राजनीति बंद करिए। विकास की बात अगले सेगमेंट में करूंगा, आपको आंकड़े दूंगा, उत्तर दीजिए। ठीक है। मैं बाकी लोगों का रुख करता हूं। एमएच खान भी मेरे साथ है, असीम वकार भी मेरे साथ है। असीम वकार, अब्बा जान की जब बात करी जाती है तो पॉलिटिक्स में कम्युनल एजेंडा हावी हो जाता है। जब मुसलमान वोट डिवाइड होने की बात करी जाती है तब कम्युनल एजेंडा नहीं होता। ये दोहरे मापदंड क्यों? फिर से एक बार सवाल पूछ लीजिए सर। मेरा सवाल यह है कि जब अब्बा जान की बात हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ये कम्युनल एजेंडा है। ठीक है, मान लिया ये कम्युनल एजेंडा है। जब यह कहा जाता है कि मुसलमान वोट डिवाइड कराने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मुसलमान वोट डिवाइड करने के लिए पूरा खेल करा जा रहा है, तो वो कम्युनल एजेंडा क्यों नहीं है? नहीं सर, कम्युनल एजेंडे की बात यहां हो ही नहीं रही थी। और जितने भी लोग हैं, जितनी जातियां हैं, अगर वो अपनी जाति और धर्म की बात करते हैं तो कम्युनल कैसे हो गया? यहां के ऊपर जो मामला है वो यह है कि कौन राशन दे रहा है और किसने खाया। अब्बा जान, पिताजी, डैडी, पापा, अगर इस तरह से राजनीति होगी, अमीश देवगन जी और आप जैसे पत्रकार अगर अम्मी, पापा, मम्मी, डैडी पर बहस करेंगे, अब्बा पे बहस करेंगे, तो ये बता दीजिए कि देश की बात कौन करेगा? योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने इतना सब बांट दिया, इतना राशन बांटे डाल रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? ये जानकारी होना चाहिए ना, कहां से लेके आ रहे हैं इतना राशन, पैसा कहां से आ रहा है? 32 रुपए और 33 रुपए का तेल 100 रुपए में बेचा जा रहा है, 70 रुपए पर लीटर। 70 करोड़ लीटर तेल रोज बिक रहा है। 350-400 रुपए की गैस 1000 रुपए में बेची जा रही है। आप एहसान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर या देश पर? कहां से पैसे लेके आ रहे हैं? योगी जी अपनी जेब से ला रहे हैं, माननीय मोदी जी अपनी जेब से ला रहे हैं, अमित शाह साहब कहां से लेकर आ रहे हैं? मुझे बताइए तो। देश आपसे पूछ रहा है, आपसे आप लेके आए हैं, आप डाटा लेके आए होंगे कि इतना बजट यहां से आया, इतना बजट यहां से आया। तो आपको अब्बा जान से दिक्कत है, राशन से दिक्कत है? पूछ रहा हूं सर, किसके पैसे से बनाया? आपको अब्बा जान से दिक्कत है, राशन से दिक्कत है? नहीं, किसी चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि महंगाई चरम पर है और आप अब्बा जान लेके बैठे हैं। साहब, आपको 3 लाख 4 लाख सैलरी मिलती होगी। आप उस आदमी से पूछिए, अमीश भाई, जो आप ही के चैनल में 30,000 आपके नेता कहते हैं भाषणों के अंदर कि मुसलमान का वोट डिवाइड करने के लिए, अगर वो मुझ पे आरोप लगाएगा तो क्या वो अखिलेश यादव पे, वो कौन सा ओवैसी साहब कौन सा महंगाई की बात कर रहे हैं? यहां पर आप महंगाई पर लेक्चर दे रहे हैं। या मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, मेरे पे तो आप आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे? आप ये बताइए, 1 मिनट, मैंने सर सुनिए। अरे सर सुनिए। जी बोलिए 40 सेकंड। कहा कि योगी जी कहां से बांट रहे हैं? हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपको राशन से दिक्कत है, अब्बा जान से दिक्कत है? 400 रुपए की गैस 1000 की आप बेच रहे हैं, जो आप नाराज हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं सर, कौन बेच रहा है? जो बेच रहा है वो नाराज हो, या उसके रिश्तेदार नाराज हो, या उसके दोस्त नाराज हो, या उसके जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो, जो 100 रुपए का तेल बेच रहा है। ना आप रिश्तेदार हैं, ना आप कार्यकर्ता हैं, ना आप उनकी टीम के आदमी हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा तो विषय है उसके ऊपर। आपको तकलीफ किससे है? मुझे तो तकलीफ आपकी समझ नहीं आ रही। आप अब्बा जान पे नाराज है, राशन पे नाराज है, पेट्रोल पे नाराज है, क्या काय पे नाराज है? आप अपने आप पे नाराज हैं। मैं नाराज हूं पेट्रोल पर। अच्छा, पेट्रोल पर आप नाराज है, लेकिन ये बहस तो अब्बा जान पर है। आपको बता के विषय में बुलाया था। नहीं, अब्बा जान, पापा, मम्मी, डैडी, अब्बू, पिताजी, बाप, इनसे अगर देश का भला हो रहा है तो सुबह से शाम तक करिए और मुझे बुला लीजिए। साहब, मैं भी बैठूंगा आपके साथ। ये एक मुझे ये बताइए कि डैडी, मम्मी, पापा, जी ओके। अगर शहजादपुरा वाला कुछ जवाब देना चाह रहे, शहजादपुरा वाला ठीक है, शहजादपुरा वाला जवाब 50 सेकंड। शहजाद, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए,
पहले अमीश जी पहले मैं आपके दर्शकों को अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 35,000 करोड़ का स्कैम हुआ था फूड ग्रेन का, जिसमें आरोप मायावती की सरकार ने लगाया था कि ये फूड ग्रेन नेपाल और बांग्लादेश भेजा गया। तो ये तो हकीकत है और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई की जांच की मांग की। तो अब्बाजान बोलने वाले इसकी चोरी कर रहे थे। दूसरी बात, अब्बाजान क्या है? अब्बाजान केवल एक टर्म, एक संप्रदाय का नहीं, ये एक सोच है। जब आप कहते हैं मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं जब 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाए, ये अब्बाजान मानसिकता है मुस्लिम तुष्टिकरण की। जब आप कहें राम कारसेवकों को गोली मार दी, 40 और को मार देता, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। जब आप कहें कि यूपी के आतंकियों को मुसलमान हैं इसलिए छोड़ देंगे, ये अब्बाजान मानसिकता है। जब आप कहें कि हमें भरोसा नहीं है वैक्सीन पर, जबकि 8.5 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, मोहम्मद को भी मोहित को भी 15 करोड़ जो है वो राशन बटा है, मोहम्मद और सुल्तान और शिल्पा तीनों को बटा है, किसी में भेदभाव नहीं हुआ। पर मैं आज सुमैया राणा जी बैठी है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। चलिए, उन्होंने तालिबान वाले सवाल पर तो गोल कर दिया। इरफान सोलंकी ने नमाज रूम की मांग की है। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अगर तुष्टिकरण में विश्वास नहीं रखती तो अभी के अभी ऑन एयर इरफान सोलंकी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बता दे। मैं सुमैया राणा जी को चुनौती देता हूं कि यदि वो तुष्टिकरण की अम्मी जान और अब्बा जान उनकी पार्टी नहीं है तो अभी अभी इरफान सोलंकी ने जो नमाज रूम की मांग की है उसका खंडन करें और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बोले। समैया 30 सेकंड बोलिए। कार्रवाई मैं बता रही हूँ, शहजाद पूनावाला ने सवाल किया वो ठीक है, बट आप ये समझिए कि कार्रवाई करना सुमैया राणा के हाथ में नहीं है। एक चीज, इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन जो कुछ इरफान सोलंकी साहब ने कहा है वहां पर पार्टी खंडन करती है, हाँ या ना? रूम चाहिए, नमाज रूम। देखिए, कहीं समाजवादी पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि वो हर सर्वधर्म को लेकर साथ चलती है। नमाज रूम हो या पूजा रूम, खंडन करती है, अगर हाँ बात होगी तो फिर बराबरी की होगी। सिर्फ अब्बा जान कह के किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करा जाता है। करती है, हाँ या ना? अगर 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 नमाज रूम होगा, आजम खान कहते थे अल्लाह अकबर के नारे लगा के कारगिल फतेह की। आपके बर्क साहब ने कहा है शरिया लागू नहीं किया, कोरोना हो गया। बर्क साहब ने यह भी कहा है तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है। पर आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, नमाज रूम का आप खंडन करती हैं, हाँ या ना? देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि नमाज पढ़ने के लिए ऑलरेडी पर्याप्त पर्सनल नहीं, पार्टी का। आप पार्टी की तरफ से बैठी हैं, मुझे समाजवादी पार्टी का व्यू जानना है मैडम। यूपी चुनाव में मुझे सुमैया राणा को वोट नहीं देना, समाजवादी को देना, बताइए। देखिए, इधर शहजाद पूनावाला जी, आपका व्यू नहीं जानना, मुझे पार्टी का व्यू बताइए। जो भी स्पष्ट मैं बता रही हूँ आपसे कि जो चीजें जरूरी होंगी समाजवादी पार्टी उस पर स्टैंड करेगी, और जो चीजें नहीं होंगी उन पर कोई भी किसी किस्म की भी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के पैसे, जनता के पैसे का खर्च नमाज रूम पे होना चाहिए? आपके विधायक कहते हैं आपका खून नहीं खोलता। ये तुष्टिकरण की अम्मी जान नहीं बन रही है आप, ये तुष्टिकरण के अब्बा जान नहीं बन रही है इरफान सोलंकी। जब आप कहते हैं सरकार का पैसा नमाज रूम में लगा दिया जाए, क्यों सरकार का पैसा लगाया जाएगा? क्यों जनता का पैसा नमाज रूम में खर्च होगा? क्यों वहां पर स्कूल ना बने? क्यों और दूसरी चीजें ना बने? नमाज रूम क्यों बने? जनता के पैसे के साथ क्या कर रही है? 15,000 करोड़ का जवाब दिया उन्होंने, देखा आपके प्रधानमंत्री जी ने। आप ये बताएंगे जवाब नहीं दे पा रहे अमीश जी, आपके सामने है समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, लोगों की जानों के साथ खेला गया, आप उसका हिसाब देंगे? आप यहाँ बैठ करके सिर्फ हिसाब लेना आता है, हिसाब देना भी सीखे भारतीय जनता पार्टी। तुष्टिकरण की अम्मी जान बोल रही है। ठीक है, अपने वक्तव्य को तुष्टिकरण की अम्मी जान, एमएच खान, तुष्टिकरण की बहन जान, एमएच खान आपने 2017 के संकल्प पत्र में लिखे हुए कौन से? एमएच खान, क्या आपको लगता है जब अब्बा जान की बात करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना होता है कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त कर दिया गया है 2017 के बाद। 2017 से पहले जो सरकारें रही वो तुष्टिकरण को आगे बढ़ाती थी, चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो। खान साहब, तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा चुनाव अब्बा जान अम्मा जान पर होगा कि किसानों की आय कैसे बढ़े इस पर होगा, किसानों को गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा इस पर होगा, आम आदमी महंगाई से तड़प रहा है, चरमरा रहा है, इस पर होगा चुनाव, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए कि इस पर होगा चुनाव?
अम्मा जान अब्बा जान पर चुनाव कौन करा रहा है? ये तो तुष्टिकरण की राजनीति है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की आदत है, अभी राजस्थान जब गए थे तब इन्होंने क्या कहा था, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको तुष्टिकरण करते हैं। जब वो कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, आदिवासी थे, सारे कितने हनुमान जी के भक्तों के सीने पे चोट लगी होगी, आपको अंदाजा नहीं है। ये बात कह के उन्होंने हनुमान जी पर हमला बोल दिया और फिर जाके हनुमान जी को दर्शन करने जाते हैं। अब्बा जान में आपत्ति क्यों है? अब्बा जान में आपत्ति क्यों है? तालिबान में आपत्ति क्यों है? तालिबान, अब्बा जान हमसे क्या मतलब? हम तो किसानों की बात कर रहे हैं, हम तो जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनकी बात कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके घर में राशन नहीं पहुंच रहा है। ये हवाई बातें जो कर रहे हैं इस पे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि डीजल का दाम कम करो। तमिलनाडु ने डीजल का दाम कम किया, पेट्रोल का दाम कम किया। लेकिन ओवैसी कह रहे, साउद्दीन ओवैसी कह रहे कि आप लोग तो मुसलमान वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं। आप हो गए, अखिलेश जी हो गए। देखिए, सब जन हिताय सब जन सुखाय मैंने बताया हमारी पार्टी का नारा है। और दूसरा नारा सुन लीजिए, आप जरा सा गौर से सुन लीजिएगा। तो फिर ये काहे बोलते हैं कि ओवैसी, फिर आप काहे बोलते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमान वोटों को बांटने के लिए आ गए हैं उत्तर प्रदेश में? ये गाना क्यों गाया जा रहा है? अब मेरी बात टोकिए नहीं। हाँ, मैं टोक नहीं रहा, बोलिए, हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए अमीश जी। मैंने कह रहा, देखो, उत्तर प्रदेश को बचाना है। उत्तर प्रदेश सर्वजन हिताय को बचाना है। बीएसपी को लाना है। बहन कुमारी मायावती को पार्टी का नारा भी यहीं लगा देंगे क्या? इसलिए बनाना है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो पार्टी का नारा लगा रहे हैं, जो पार्टी की बैठकों में लगाते हैं। बहन कुमारी मायावती को लाना है, बीएसपी को लाना है। ये सब तो नारे वहां पार्टी की बैठक में अच्छे लगते हैं, कार्यक्रमों में थोड़ी। लेकिन मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश असीम भाई का रुख कर लेता हूं। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की जनता लगा रही नारा। ठीक है, जनता लगा रही है नारा। उत्तर प्रदेश की जनता कोने कोने से आवाज आ रही है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि बहन जी को बनाना है मुख्यमंत्री। इसलिए कि ये भ्रष्टाचार, ये सांप्रदायिकता, ये सब नहीं चलेगा। अब चलेगा तो भाईचारा चलेगा। ठीक है, असीम वकार से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊं। असीम वकार चलेगा। ठीक है, असीम वकार ये कहते हैं कि जनता नारा लगा रही है, मायावती को लेके आना है, और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की हम बात करते हैं। असल में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो आप लोग कर रहे हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। देखिए, वो अपनी पार्टी की अगर बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप मुझसे कहिएगा, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। नहीं सर, आप पे आरोप है कि आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स असल में आप कर रहे हैं। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। नहीं, मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं क्यों भड़क जाएगा। मुसलमान बहुत अक्लमंद कौम है, उसको कोई नहीं भड़का सकता। मुसलमान अपना अच्छा बुरा जानता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुत हाथ जोड़ के, तो ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं ये बात कि क्या कभी अखिलेश यादव ने कहा हिंदू वोट बंटने की बात से उनकी हार हुई, तो फिर उनकी मजाल क्यों है जो हमें कहें कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान तुम्हारा कह दिए, वो क्यों बोल रहे हैं ये बात? ये बोली ना, असद साहब ने बात बोली है। नहीं, ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता हैं, ये जो बैठे हैं आपके सामने, ये देख रहे हैं ना, ये आसिम वकार, हाँ सुन रहा हूं। ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपए में बिकना चाहिए, 60 रुपए में, या 30 रुपए में? ये आप बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे, लेकिन जवाब दीजिए। अरे गौरव भाटिया को पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। गौरव भाटिया को बीच में लेके आ रहे हैं। 5 सेकंड। बीजेपी के एक मंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि जिसको महंगाई लग रही है वो देश से चला जाए। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब। पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे 1 मिनट, मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को महंगाई लग रही है, क्या वाकई आप भी समर्थन में हैं उनके? नहीं, गौरव भाटिया जवाब देंगे। मैं थोड़ी आपके सवालों के जवाब दूंगा कि पेट्रोल कितने में बिकना चाहिए, पेट्रोल 100 में बिकना चाहिए, 60 में बिकना चाहिए। कौन आदमी बोलेगा ऐसी बात कि पेट्रोल 100 में बिके? कैसी बात करते हैं आप भी? सब चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हुए तो पेट्रोल सस्ता कहां से हो जाएगा? एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब। कहां बढ़े? और जब बढ़े और जब घटे हुए? गौरव भाटिया जवाब। देखिए, जब 28 डॉलर का प्रति बैरल बिक रहा था उस वक्त सस्ते नहीं। अमीश जी चुप कराइए, कौन सा अच्छा तरीका नहीं है ये? कहां बढ़े हुए दाम? शांत कराइए। नहीं अमीश भाई, 1 मिनट, कितने रुपए बैरल? देखिए, ऐसा है, आप क्या रुपए, कितने रुपए में कच्चा तेल है? इनकी पार्टी नहीं आपसे नहीं पूछ रहा हूं अमीश जी।
एक दूसरे का पूरक बन गए आप लोग। शांत कराइए। अमित जी तो वहां स्क्रीन से चलेगा। चलिए गौरव बोलिए आप। अमीर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं? हाँ बोलिए प्लीज। देखिए अमीर जी, ऐसा है, ये क्या कह रहे हैं उसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? वो आजकल पता है गली गली दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गाना गा रहे हैं, लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, और जनता कह रही है दूर भाग, तू ही है जिसने किया है भारतीय राजनीति को मैला। और ये कह रहे थे राजनीति कैसी होनी चाहिए? अमीर जी आप बताइए, क्या राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप आए उत्तर प्रदेश में, जहां पिछले चुनाव में आप 38 सीटें लड़े, 38 की 38 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई, 2 लाख वोट पाए थे जितनी हम एक असेंबली में पाते हैं, और बातें कर रहे हैं डिप्टी सीएम मुसलमान को होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, संविधान पढ़िए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़िए, क्या आप धर्म के आधार पे कह सकते हैं इस तरह से? लेकिन ये दौड़ क्या है अमीर जी? दौड़ ये है कि सपा, AIMIM, बसपा, इसमें कौन ज्यादा बड़ा जालीदार टोपी वाला मुस्लिम है? मैं ज्यादा बड़ा अब्बा जान हूं, तुम छोटे अब्बा जान हो। ये लड़ाई अभी चल रही है। और इनको मैं एक बात और बता दूं, ये अयोध्या को फैजाबाद क्यों लिखवाते हैं आपको मालूम है? क्योंकि इनको पता है जितनी नफरत डालोगे उतना मेरा वोट बनेगा। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बिच्छू, बिच्छू है तो काटेगा ही। आपको मालूम है ये बिच्छू कौन है? एक बिच्छू सपा की टूटी साइकिल पे बैठा था, अपने अब्बा जान को काट लिया, अपने चाचा जान को काट लिया। ये लोग केवल काटने आए हैं, और इसीलिए इनका जवाब हम देंगे कि अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं जहां हिंदू होगा तो वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक बन के रहेगा, वो अपनी अस्मिता के लिए खड़े होगा। हम सबको गौरव भाटिया, लेकिन असीम बकार कह रहे हैं मुद्दा पेट्रोल का है, आप अब्बा जान की बात कर रहे हैं। हाँ मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे बिना पेट्रोल डाले ही लोग जल रहे हैं, धुआं धुआं हो रहा है। जो हैदराबाद तक आपको धुआं दिखाई देगा, अरे पेट्रोल पे आप चर्चा रखिएगा अमीर जी, इनका धुआं निकाल देंगे बिना पेट्रोल के। ये क्या बोल रहे हैं? और विकास की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, यहाँ पे वो गुंडे थे कि लोग जो है डरते थे, गुंडे खुले में घूमते थे। आज गुंडे डरे हुए हैं, जेल में बेल हो गई लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं है। और अंत कर रहा हूं बसपा पे। ठीक है, लेकिन असीम बकार, आप गुंडे हो गए सत्ताधारी। एक सेकंड मायावती पे भी लेकिन मुख्तार अंसारी को साथ लेकर सुमैया राणा कौन सी गवर्नेंस देंगे आप? मुख्तार अंसारी को साथ लेकर कौन सी गवर्नेंस देंगे आप? बताइए ना। उधर ओवैसी साहब अतीक अहमद को साथ ले रहे हैं, आप लोग मुख्तार अंसारी को साथ ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी गवर्नेंस का पर्यायवाची है क्या? एक नामजद बदमाश। गौरव भाटिया जी के जो अभी नहीं, सुमैया जी, उस पर मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुख्तार अंसारी की को पार्टी में लेकर या फिर उसके परिवार को पार्टी में लेकर कौन सा आप पब्लिक का इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? बताइए ना मुझे। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं तो वो कौन सा उद्धार कर रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा कब कन्विक्ट हुई बताइए मुझे? साध्वी प्रज्ञा कब कन्विक्ट हुई? कब उस पर चार्जशीट डाली गई? यूपीए की सरकार थी, चार्जशीट कब डाली गई? कुछ भी बोलते हैं आप लोग कि कितने दागदार हत्यारे बलात्कारी आपके पास। तो मतलब अगर बीजेपी दागदार और बलात्कारियों के लिए होगी तो आप भी लेंगी दागदार और बलात्कारियों को? आप बीजेपी को फॉलो कर रही हैं? आप क्यों आप डिबेट नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी गलत कर रही है, आप कह रही है, आपकी बात को मान रहा हूँ, तो आप क्यों गलत कर रही है? क्योंकि बीजेपी गलत कर रही है। दीजिए अब्बा जान, एक एक करके अभी डिबेट के बहुत मौके मिलेंगे अमीश जी। तो मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना कि आप लोग बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मैडम, आपने खुद ही माना कि बीजेपी ऐसा कर रही है तो हम भी कर रहे हैं ऐसा, तो आप भी और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? फॉलो समाजवादी पार्टी कर ही नहीं सकती, हर तो आप ही तो कह रही है धर्म के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। एक पार्टी है वो कहती है मुसलमान एक हो जाओ, दूसरी होती है वो हिंदुत्व की ललकार ललकारती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता के बारे में सोचती है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जात को साथ। ठीक है, शहजाद पुनावाला जवाब दें। गौरव भाटिया जी जो कह रहे थे कि बिच्छू ने जो बाप और ये डसे वाली बात कर रहे थे,
प्रधानमंत्री होते हुए शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अपनी आदरणीय मां को लाइन में लगाते हैं बैंक की, तब शर्म नहीं आती है अपनी बात रख सकता हूं। ठीक है, शहजाद पूनावाला जवाब कर दूंगा। शहजाद जी जवाब। अमीश जी, हाँ अमीश जी, मुझे नहीं पता था कि विकास दुबे की धर्मपत्नी, सर प्लीज अमीश जी प्लीज, आपका संरक्षण चाहता हूं मैं अमीश जी, मुझे ये नहीं पता था कि विकास दुबे की बीवी, अतीक अहमद की बीवी और मुख्तार अंसारी का भाई, ये तीनों किसान और पेट्रोलियम एक्सपर्ट है, और इन तीनों को इन्होंने सपोर्ट करके अपनी पार्टी में लेकर ये गुड गवर्नेंस का नया मॉडल तैयार करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। पर मैं सुमैया राणा जी से एक और सवाल पूछता हूं, क्योंकि उनको चर्चा गवर्नेंस की करनी है। मोहतरमा, मुझे ये बता दीजिए कि आपके अखिलेश यादव जी के समय में कितनी खरीद की आपने गेहूं की राज्य में, और आज कितनी खरीद है? बता पाएंगी आंकड़ा? आप नहीं बता पाएंगी। 7 लाख मेट्रिक टन हुआ करता था, आज 56 लाख मेट्रिक टन है। आज 45 लाख किसानों को नहीं, आप सुन लीजिए, 1,40,000 करोड़ का भुगतान हुआ है गन्ना किसानों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुमैया राणा जी कि आप मुझे 2 उपलब्धि बता दीजिए मुख्तार अंसारी के भाई की, जो उन्होंने गुड गवर्नेंस में की हो, जिसके लिए आपने उनको टिकट आपने अपनी पार्टी में लिया है। 2 उपलब्धि, ठीक, केवल 2। ठीक है, लगता है सुमैया का लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उन तक आवाज नहीं जा रही। असीम वकार, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद को लेकर मुख्तार अंसारी को टिकट ऑफर करके आप पेट्रोल की दाम कम करवा लेंगे? क्या आपको लगता है गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश कर देगी ओवैसी साहब की पार्टी? असीम वकार, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, मुख्तार अंसारी से अगर आपको तकलीफ है या किसी को है, तो मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात बोल दूं कि वो 5 बार के विधायक हैं। वो अतीक साहब भी 1 बार सांसद रहे हैं और 5 बार वो भी विधायक रहे हैं, 4-5 बार रहे हैं। लेकिन उन पे इल्जाम क्या है? इलेक्शन कमीशन और भारत का संविधान, सुनिए, इलेक्शन कमीशन और भारत का संविधान बिल्कुल जिन लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन देगा, हम उनको टिकट देने के लिए रजामंद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपको प्रतिबंधित कर देगा तो हम आपको भी नहीं देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन आपको कहेगा आप लड़ सकते हो तो हम आपको भी टिकट दे देंगे। आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं सर। नहीं, देखिए, आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि देखिए पेट्रोल की दाम कितने बढ़ गए हैं, हमें गवर्नेंस की बात करनी है, लेकिन रैलियों में आप मुसलमान की बात करते हैं, पार्टी में आप ऑफर देते हैं अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को, तो बताइए क्या बोलिएगा? और आप मानने को तैयार नहीं है कि वो गुंडे हैं। हाँ सर, आपसे इसलिए आप मानने को तैयार नहीं कि वो गुंडे हैं। बोलने तो दीजिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, नहीं, यहाँ आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आपने प्रज्ञा ठाकुर पर सवाल उठाया होता कि आतंकवादी को टिकट क्यों दिया और आतंकवादी को जिताकर संसद में क्यों लेके गए, तो आप मुझसे सवाल करने के प्रज्ञा ठाकुर कैसे आतंकवादी हो गई जी? नहीं है सर सवाल करने का। प्रज्ञा ठाकुर कैसे आतंकवादी हो गई? यूपीए की सरकार थी, चार्जशीट कब हुई? यूपीए की सरकार थी, चार्जशीट कब हुई? बताइए मुझे आप, चार्जशीट बताइए कब हुई, उसके बाद बात करिएगा। मुकदमा चल रहा है सर। ना कब यूपीए की सरकार थी, चार्जशीट हुई थी कि नहीं हुई थी? चार्जशीट में क्या आया था, नहीं आया था, बताइए। सुनिए, ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जी। आप बार बार प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी थी, हिंदू आतंकवाद, ये थ्योरी आप बनाते हैं और मानने को तैयार नहीं है कि मुख्तार अंसारी गुंडा है, अतीक अहमद गुंडा, ये मानने को तैयार नहीं है। 37% क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं। सवाल पूछेंगे आप? मुझे बताइए, मुख्तार अंसारी जो बीजेपी का गुंडा होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। मुख्तार अंसारी गुंडा नहीं लगता आपको? अतीक अहमद गुंडा नहीं लगता, जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था अपने इलाके के अंदर? वो गुंडे नहीं लगते आपको? जिन्होंने मर्डर करे, बलात्कार के केस लगे, जिन्होंने मर्डर करे, जिन्होंने हैवानियत दिखाई, वो आपको गुंडे नहीं लगते? और आप उनके संरक्षक बन के सामने आ रहे हैं और बात करें पेट्रोल की, बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। वाह जी वाह। नहीं सर, अभी किसी केस में सजा नहीं हुई है। नहीं, अभी सजा नहीं हुई किसी केस में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, सजा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अतुल राय का नाम सुना आपने? मैंने तो सभी का नाम सुना हुआ है जी उत्तर प्रदेश के अंदर। सुना आपने? मैंने तो गुड्डू पंडित का नाम भी सुना हुआ है। गुड्डू पंडित को कोई बोलेगा वो गुंडा नहीं था तो बोलना पड़ेगा ना हाँ वो गुंडा था। अगर आप बोलेंगे मुख्तार अंसारी गुंडा नहीं है तो मुझे बोलना पड़ेगा हाँ वो गुंडा है। नहीं, मैंने तो सबका नाम सुना हुआ है।
मैंने तो श्री प्रसाद शुक्ला का नाम भी सुना हुआ है, जिसको कल्याण सिंह ने गोली, जिसको कल्याण सिंह की सरकार ने एनकाउंटर हो गया था कल्याण सिंह की सरकार में, मैंने तो उसका नाम भी सुना हुआ है। मैंने तो विकास दुबे का नाम भी सुना हुआ है, जिसका एनकाउंटर हो गया, जिसकी गाड़ी पलट गई। नाम तो मैंने बड़े सुने हुए हैं, लेकिन आप क्रिमिनल के अंदर धर्म ढूंढते हैं। प्रॉब्लम यह है आप क्रिमिनल के अंदर धर्म ढूंढते हैं, मैं क्रिमिनल को क्रिमिनल की नजर से देखता हूं। फर्क यह है सर, सबसे बड़ा। बोलिए। फर्क यह है कि आप 100 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे हैं, आपकी जबान नहीं खुल रही है। अब आप आ गए वो 100 रुपए में पेट्रोल में। देश में आप मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी बेहतरनी के लिए पार करवा रहे हैं, और यहां ज्ञान बांट रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, 80 रुपए में बिक रहा है, 90 रुपए में बिक रहा है। बिल्कुल आपकी बात को माना, पेट्रोल महंगा बिक रहा है, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी पेट्रोल की कीमत को कम कर देगा आकर? ओके शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन एमएच खान साहब। देखिए विडंबना की बात है कि जो पैमाना साध्वी प्रज्ञा पे अपनाते वो मुख्तार पर अपनाने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि मुख्तार अंसारी पेट्रोलियम मिनिस्टर बनके दाम 10 रुपए कर देगा, पर समझ में नहीं आता बहुजन समाज पार्टी आज समाजवादियों के तुष्टीकरण पर कुछ नहीं कहना चाहती। वही पार्टी जिसने कहा चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, जिस पार्टी ने एक समुदाय विशेष को पुलिस भर्ती में जो तुष्टीकरण किया समाजवादियों ने, उसके बारे में बोला, जिसने खुद ये फूड ग्रेन स्कैम को अनर्थ किया था मायावती की सरकार ने, आज वो पार्टी बीएसपी मतलब बड़ा समाजवादी पार्टी बनकर चुप बैठी है, मौन बैठी है, शांत बैठी है। ये कैसा प्यार है बुआ और बबुआ का? ओके एमएच खान। शहजाद पूनावाला पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। हमने समाजवादी पार्टी को जब हमारा वो हुआ तो हमने उससे संबंध तोड़ा। हमने आज भी हम कह रहे हैं चढ़ गुंडन की छाती पर गोली मारो, चढ़ गुंडन के अरे गोली मारो, क्या बोल रहे हैं? तो करते हैं ना तुष्टीकरण की पार्टी है वो। अरे क्या बोल के ये गुंडों की पार्टी, समाजवादी ना बुझान है ना, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तुष्टीकरण भी करती है ना। अरे आप होंगे, आप कहीं तो है ही नहीं है। आप कौन सी पार्टी में बता दो, आप बताओ किस पार्टी में हो, किसके देश की पार्टी में, मैं देश की पार्टी में समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की अबूजान है या नहीं है? उधर हो, बीच में लटके हो भाई। मैं कहीं नहीं, मैं देश की पार्टी में, मैं जनता की पार्टी में, मेरे पार्टी में होने से क्या फर्क पड़ता है? पार्टी गुंडों की पार्टी है, और गुंडों की पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो किसानों से लेना देना है, जनता से लेना देना है। तो बोलो तुष्टीकरण करती है समाजवादी, बोलो तुष्टीकरण की पार्टी है समाजवादी। नमाज रूम की खिलाफत करो, नमाज रूम की खिलाफत करो। आप किधर हो? आप खान साहब, खान मियां नमाज रूम की खिलाफत करो। सिर्फ ओवैसी नहीं, सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, अब तो मायावती जी की पार्टी भी कह रही है कि आप गुंडों की पार्टी है। एक गुंडे को तो आपने ले भी लिया है साथ में। जवाब सुमैया राणा जी, लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही, या फिर सुमैया जी आवाज तो मिल रही होगी आपको, लगता है आवाज नहीं उन तक जा पा रही। सुमैया जी अब तो आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं मिल रही, हम दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। गौरव ओके, एमएच खान साहब बता दो कि तुम आरएसएस में हो कि बीजेपी में? ठीक है, जवाब शहजाद पूनावाला से हम जवाब ले लेंगे, लेकिन गौरव भाटिया जो अभी असीम वकार ने बोला और जो एमएच खान ने बोला, क्विक रिप्लाई। ओके सर आपने अपनी बात को रखा। गौरव जी 40 सेकंड। गौरव भाटिया देखिए, मैं 1 मिनट दे दीजिएगा, सपा और बसपा दोनों का जवाब दूंगा। खान साहब अब्बा जान है किसी के, कौन सी पार्टी में आप? प्लीज शांत कराइए। किसी के अब्बा जान है जो तालिबान को अपनी जान मानते हैं। पूनावाला कहां से आए हैं? शांत कहां से ले आए अमित देवगन जी पूनावाला को? ये कौन? ये यहाँ हिंदुस्तानी आदमी चाहिए अमित जी, पहले आप शांत कराइए, फिर बोलेंगे। दिल्ली वाला, कलकत्ता वाला नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आप ये कलकत्ता वाला आदमी बैठा है, चाचा ज्यादा बौखलाओ मत। आपका भी पुराना इतिहास कौन सी पार्टी में रहा है चाचा? यहाँ पे कौन सी पार्टी से है, सबका इतिहास मालूम है। किसकी पार्टी पे टिकट लड़े थे चाचा? चाचा किसके टिकट पे लड़े थे चुनाव? और चाचा किसके टिकट पे लड़े थे? कांग्रेस के ना? ये एमएच खान साहब कांग्रेस के टिकट पे पहले चुनाव
करते थे, कांग्रेस के पहले गुलामी करते थे, अब यहाँ पर चाचा बन के आए बसपा के। अरे चाचा छोड़िए ना, चाचा उम्र का लिहाज करता हूँ मैं आपका, आपकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नमाज रूम की वकालत कीजिए, आप हाजी याकूब कुरैशी की वकालत कीजिए, आप हाजी याकूब कुरैशी और नमाज रूम की वकालत कीजिए, आप विकास दुबे की पत्नी के लिए चुनाव लड़िए। चलिए आप चले, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं देश की पार्टी। एक सेकंड, एमएस खान ऑडियो डाउन मुझे करना पड़ेगा, माफिया। असीम वकार कुछ कह रहे थे, असीम वकार 30 सेकंड 20 सेकंड। असीम वकार, असीम वकार। नहीं सर, अभी मैं कुछ पूछूंगा तो आप कह देंगे नहीं। मैंने खाली ये पूछा था आपके हिसाब से कि क्या गैस 1000 में बिकना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आप विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। गैस 1000 पे बिकना चाहिए, फिर बोलेंगे दूध कितने में बिकना चाहिए, प्याज कितने में बिकना चाहिए, कोई बोलेगा तो महंगा बिकना चाहिए, सब बोलेंगे ना सस्ता बिकना चाहिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये विषय नहीं, ये प्याज टमाटर दाल पे डिबेट है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। अब आज ओवैसी साहब ने कोई बयान दिया है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, प्याज टमाटर पेट्रोल पे कोई बयान दिया तो बताइए। ओवैसी साहब ने कोई बयान दिया है? मेरी तो जय करिए आप, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं कि क्या ओवैसी साहब ने प्याज टमाटर दूध पर पेट्रोल पे कोई बयान दिया है तो बताइए। यहां ज्ञान तो फैलना बहुत अच्छा आसान है कि इसमें बात होनी चाहिए। आपके नेता वहां कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बंटना नहीं चाहिए, लेकिन डिबेट में आके बोलेंगे पेट्रोल का दाम बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, वहां पेट्रोल कहीं और छिड़क रहे हैं, यहाँ पेट्रोल की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, आपने अपनी बात कर रखा। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, आपको बुरा लग गया। गौरव भाटिया, मैं खुश हूं अब सब, मैं मतलब। हाँ, देखिए अमीर जी, पहले मैं अब AIMIM की बात करता हूं। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए और उन्होंने कहा अल्लाह के सहारे हम जी रहे हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। तो हम भी कहते हैं जय श्री राम, और अगर हिम्मत हो तो देख लेना, इस बार जितनी सीटें लड़ोगे ना, पिछली बार से भी कम वोट आएंगे और जमानत जब्त होगी तुम्हारी। लैला और लैला कर रहे हो ना, ऐसी लैला बनाएंगे कि तुम्हारा मजनू भी पास नहीं फटकेगा। समाजवादी पार्टी पे आते हैं। एक अब्बा जान है, वो तालिबान से बड़ा प्यार करते हैं, और तालिबान ने कहा है कि अगर हिजाब ना पहने महिला तो वो कटे हुए तरबूज की तरह है। तो आप बताइए, क्या उनकी बेटी आज ये मानेगी कि वो कटे हुए तरबूज की तरह है अगर हिजाब ना पहने? ये गलत सोच है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं। और बसपा पे आते हैं। अरे 5 करोड़ की माला पहने मायावती निकली थी, आपको मालूम है 5 साल बाद बाहर आई है। क्यों आई है? 9-2-11 हो गई थी। फिर उन्होंने नोट गिने 5 करोड़ की माला में, वो 9-2-11 22 नोट कम निकले, वो बाहर आ गई, कहने लगी जनता मुझे 22 नोट दो। चोरी कर ली तुमने, 5 करोड़ की माला पहनाई और 22 नोट मार दिए। उनको ये नहीं पता। ये देखो चिल्लाने लगे, पैसा नहीं लेते। क्या हुआ तुम्हारे तरह से? अब्बा जान क्या हुआ? अब्बू जान, अब्बू जान क्या हुआ? अब्बू जान, अपने वर्कर्स के अब्बू जान बीच में गुस्सा क्यों हो गए? मायावती 5 साल सारे लोगों का इंजीनियर से 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रही थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। अपना दफ्तर, 5 स्टार तराजू और तलवार, इनको मारो। पैसा कहां से आ रहा बताओ? समय सीमा है। ओके, आपकी फिर एक बार जमानत जब्त होगी असीम वकार, जितनी सीटों पे भी आप लड़ लीजिए, बीजेपी कह रही है। सर, बीजेपी के ख्वाब हैं, बीजेपी देखे, और बीजेपी कुछ भी कहती रहे, हम चुनाव तो। टीम ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 4 लोगों की शवों को बरामद किया गया। बताया गया कि ये सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। कुछ कमाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार, और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध निष्कर्ष का। और आज की बहस का निष्कर्ष ये कि कुल मिलाकर किसी भी चुनाव में कॉमनल एजेंडा, तुष्टीकरण की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की एक पिच तय करने का प्रयास किया है। देखना यह है कि विपक्ष इस पर कैसे रिएक्ट करता है, उसी से चुनाव की धुरी तय होगी। फिलहाल आर पार में इतना ही। आपने आर पार को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।